नमस्कार। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटी की विभिन्न शब्दावलियों की। तो उसी में ये तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। इसके बाद पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और पॉलिटी के बाद क्या आएगा? एक आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का एक या दो कंप्लीट, मतलब पूरा रिवीजन का वीडियो। इसके बाद पॉलिटी खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म और हिस्ट्री खत्म, क्वांट खत्म, रीजनिंग खत्म, डीआई खत्म। इतनी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मतदाताओं के लिए राइट टू रिजेक्ट का अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार मतदाताओं को नेगेटिव वोट यानी कि नकारात्मक वोट डालकर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। अभी तक क्या होता था, आपको ऑप्शन होते थे, उन्हीं में से चुनना होता था। लेकिन पी एन सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ की सुनवाई में एक निर्णय दिया गया कि मतदाताओं को अधिकार है कि वह इनमें से कोई नई ऑप्शन भी चुन सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार नकारात्मक मतदान यानी कि नेगेटिव वोटिंग से चुनाव में शुचिता और जीवंतता को बढ़ावा मिलेगा और व्यापक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। इस पीठ के अनुसार, पी सदाशिवम की पीठ के अनुसार, नकारात्मक मतदान की अवधारणा में निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वांगीण बदलाव होगा, क्योंकि राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को ही टिकट देने के लिए मजबूर होंगे। क्यों? नहीं तो आदमी नोटा दबा देगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पीयूसीएल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था। पीयूसीएल ने याचिका में कहा था कि चुनाव संलयन नियम 49 के तहत लोगों को वोट न देने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन यह मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत और अनुच्छेद 19(1) तथा चुनाव कानून की धारा 128 का उल्लंघन। तो उस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ईवीएम और मतपत्र में उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा का विकल्प दे और पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव में उम्मीदवार को खारिज करने का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया, जो संविधान के तहत भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिला है। मतलब अभी तक क्या था कि वोट ना डालना एक तरह से गैर कानूनी था, लेकिन अब कह रहे कि हमें चारों पसंद नहीं है, या मतलब 8 उम्मीदवार 8 पसंद नहीं है, तो क्या करें? तो आप जाइए वोट डाल लें और नन ऑफ दिस पे लगाइए। ये आपका हो गया मौलिक अधिकार, और किसके तहत? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। और जब यह व्यवस्था दी गई कि ऐसा ऐसा करना है कि अगर कोई नहीं के तहत पड़ने वाले मत उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस समय यह बताया नहीं गया था। मतलब मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट हैं और एक है नोटा, और नोटा जीत जाए, मतलब नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसा उस समय बताया नहीं गया था। दुनिया के अलग देशों में राइट टू रिजेक्ट नन ऑफ द अबव जैसे विकल्प बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन पर उपलब्ध रहते हैं। अमेरिका के कई राज्यों बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील, यूनान, चिली, फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, स्पेन, पोलैंड और कंबोडिया मतदाताओं के पास राइट टू रिजेक्ट का विकल्प मौजूद है। राइट टू रिजेक्ट का विकल्प मौजूद है। बांग्लादेश ने अपने मतदाताओं को यह अधिकार 2008 में प्रदान किया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह निर्णय दिया उसके बाद पहली बार ये पूछ लेता है। तो 2013 में 5 राज्यों यानी कि केंद्र शासित राज्यों में मिला के, मतलब एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था। पहली बार नोटा का प्रयोग क्वेश्चन आ जाता है। तो 2013 कौन से राज्य? 5 राज्य हुए थे, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली व मिजोरम। ये नहीं पूछेगा, केवल सन पूछेगा, तो याद रखना 2013 में। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एवं सुरक्षा सलाहकार।
तो भारत की राष्ट्रीय परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको एनएससी कहते हैं, देश की राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा के संबंधित विषयों पर नजर रखने वाली शीर्ष एजेंसी है। और एनएससी का गठन अटल बिहारी की सरकार द्वारा 19 नवंबर 1998 को किया गया था। और ब्रजेश मिश्रा प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए थे। एनएससी गठन से पूर्व इन गतिविधियों पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा नजर रखी जाती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह एवं वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जो अब हो गया नीति आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अन्य विभागों से जुड़े सदस्यों को भी आवश्यकता अनुसार इसकी मासिक बैठक में बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? एनएसए। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर वे भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख क्या होंगे? राष्ट्रीय प्रमुख क्या होंगे? सलाहकार। रॉ और आईबी जैसे देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियां भी किसको? एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। एनएसए के पद पर एम के नारायणन और अजीत डोभाल को छोड़कर, जो कि भारतीय पुलिस सेवा से यानी कि आईपीएस थे, सभी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ही नियुक्त हुए। एम के नारायणन, अजीत कुमार डोभाल भारतीय पुलिस सेवा से थे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियमित रूप से देश के आंतरिक और बाह्य खतरों से संबंधित सभी प्रमुख विषयों पर प्रधानमंत्री को क्या देंगे? सलाह देंगे। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर होने वाली वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री के विशेष वार्ताकार भी रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर उनके साथ होते हैं। देश के प्रमुख खुफिया विभाग के प्रमुख अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपने के बजाय किसको देंगे? एनएसए। भाई देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा का एक्सपर्ट तो नहीं है, तो एक्सपर्ट जो होगा पहले उसको रिपोर्ट देंगे, वो प्रधानमंत्री को समझाएगा और वो इन रिपोर्टों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं विविध यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट शब्दावली के अलावा, तो वो देख लेते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे तो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल न्यायमूर्ति के.एन. सिंह का रहा, जो 17 दिन देश के मुख्य न्यायाधीश, 17 दिन याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, के.एन. सिंह का रहा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कार्यकाल 7 वर्ष 140 दिन का वाई.बी. चंद्रचूड़ का रहा। अब बात करते हैं विधान परिषद की। पहले भी कर चुके हैं, फिर से बताए दे रहे हैं। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है, ये हमें पता है। और सदस्यों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, ये भी हमको पता है। स्थायी निकाय यानी कि विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और कुल कार्यकाल होगा 6 वर्ष। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होगी? विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वो राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। अपवाद जम्मू कश्मीर था, 36 सीट। अब विधान परिषद ही खत्म हो गई। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। और मंत्री परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के। नहीं पता तो पिछले वीडियो देख के आओ, उसमें सब बताया है। और विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया नहीं जा सकता। वह मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच एवं आलोचना तो कर सकती है, प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो एक नहीं लेता है विधानसभा के मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद के सारे सदस्य, क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट इलेक्शन से तो चुने नहीं जाते हैं। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो विधानसभा में जो मनोनीत होंगे वो तो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे नहीं, प्लस विधान परिषद के तो सारे ही डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं, तो ये दोनों इसमें भाग नहीं लेते हैं।
अब बात करते हैं विधानसभा की। तो प्रथम सदन कौन? विधानसभा। निम्न सदन कौन? विधानसभा। कहाँ का? राज्य का। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन और प्रथम सदन क्या होता है? विधानसभा होता है। और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। हमें पता है कार्यकाल 5 वर्ष, और कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल इसे भंग भी कर सकता है। सदस्यों की संख्या ये पूछ लेता है कि मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। मैक्सिमम 500 विधानसभा, मिनिमम 60। लेकिन अपवाद कौन सा है? गोवा है, और मिजोरम है, सिक्किम है, पुडुचेरी है विधानसभा के सदस्यों की संख्या में। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम किस्में हैं, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम 32 और पुडुचेरी 30। गोवा मिजोरम 40, सिक्किम 32, पुडुचेरी 30। लेकिन मतलब जो कानूनी तौर पर है, उन्होंने कहा है कि 500 से अधिक ना हो और 60 से कम ना हो। लेकिन 4 हैं अपवाद: गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा। धन विधेयक कहाँ पारित किया जा सकता है? केवल और केवल विधानसभा में। राज्य की बात हो रही है। और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? जी नहीं, अभी तो हमने बताया ही था। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल परस्पर संबंध की। तो राज्य की कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की क्या क्या कड़ी का काम करता है? या राज्य प्रशासन संबंधी सभी निर्णयों की सूचना किसको देता है? राज्यपाल को। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्यतः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। लेकिन कुछ परिस्थिति में ऐसी विषम स्थिति आ जाए जहाँ पे सब कुछ अनीति जैसा हो, यानी कि नीति के हिसाब से ना हो, तो राज्यपाल इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मैक्सिमम में ये बाध्य होता है। और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को राज्यपाल द्वारा इस आधार पर हटाया जा सकता है कि उसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की। तो पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट लेते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। और हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और विजयी उम्मीदवार जरूरी नहीं वोटों का बहुमत यानी 50% से अधिक मिले। उदाहरण यूके और भारत। कैसे? जैसे मान लो कि किसी नगर में 100 लोग हैं, मान लो 100 हैं, होते तो ज़्यादा हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है किसी को 50% से ज़्यादा यानी कि 51 वोट मिलेंगे तभी विनर होगा। इसमें हो सकता है कि मतदान ही 60% हो, यानी कि वोट ही 60 पड़े हों, और कैंडिडेट 8 हों, और इनको अलग अलग, किसी को 20 वोट, किसी को 15 वोट, किसी को 14 वोट, और किसी को 2 वोट ऐसा मिला हो, शून्य शून्य कुछ मिला हो, तो 20 वाले को ही विनर माने। जो सबसे ज़्यादा वोट उसको विनर घोषित करेंगे। जरूरी नहीं कि वोटों की संख्या 50% से ज़्यादा हो। मतदाता प्रत्याशी को वोट देगा और पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको परसेंटेज ज़्यादा मिले। जैसे कई जगह पे होता है कि वोट शेयर किसी दूसरी पार्टी का ज़्यादा होगा, लेकिन सीटें उसमें कम होती हैं। रीजन क्या होता है? वोट शेयर उसकी जीत जहाँ पे हो रही है वो बड़े अंतर से हो रही है, यानी कि कुल वोट अगर गिने जाएं तो पूरे राज्य में उस पार्टी के ज़्यादा थे। लेकिन एक एक विधानसभा थे, जैसे मान लो कहीं 5 लाख वोट से जीत गया, कहीं 4 लाख वोट से जीत गया, जबकि दूसरी पार्टी जीती ज़्यादा जगह पे है लेकिन अंतर कम से है, तो वोट की संख्या उसकी कम हो गई। अब बात करते हैं सरकारी विधेयक और निजी विधेयक की। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे विधेयक जो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जाएं वो क्या कहलाएंगे? सरकारी विधेयक। और राज्य विधानमंडल किसी अन्य सदस्य द्वारा हो तो वो क्या कहलाएंगे? निजी विधेयक। सरकारी विधेयक हेतु किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, और निजी विधेयक होंगे उनके लिए 1 महीने की पूर्व सूचना। इंपॉर्टेंट। कितने महीने की? 1 महीने की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी निजी विधेयक के लिए। और सरकारी विधेयक हो यानी कि मंत्री जी ला रहे हो तो मंत्री जी का इतना वकाल है कि पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होगी।
और सरकारी विधेयक सामान्यतः सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है तथा इस पर किसी भी समय आवश्यकता अनुसार विचार किया जाता है। निजी विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु तारीख निश्चित कर दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिटी होती है समाप्त। तो चैनल को मारिए सब्सक्राइब, और भी जो कुछ पढ़ना है वीडियो वगैरह के लिए, तो रीजनिंग भी इस पे लाएंगे, साइंस भी, सब कुछ लाएंगे यार, सब फ्री में लाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।